हेलो बेटे, मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.4 के सेकेंड का एक पार्ट रह गया था, उसको मैं आज करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट जो है ये मैंने नहीं कराया था, आज मैं इसको करा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5th में आप देखोगे 2 का जो 5th पार्ट है उसमें कह रहा है कि लेंडिंग library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for the 7 days, while the Sushi paid rupees 21 for the books she kept for the 5 days. Find the fixed charge and the charge for ईच एक्स्ट्रा डेज। देखो इसमें जो क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि लेंडिंग लाइब्रेरी है और वहाँ से हमें बुक लेने हैं, उसको कहते हैं किराए पे बुक लेने हैं। तो लेंडिंग लाइब्रेरी से ये कहा गया कि जो फिक्स चार्ज हैं वो 3 डेज का फिक्स चार्ज है, और फिर अगर उसके एक्स्ट्रा डेज अगर आप रखते हो बुक को तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज, दो चीज़ें यहाँ पे, फिक्स चार्ज और दूसरा है कि एडिशनल चार्जेस। जैसे मान लो कि सपोज करो कि आपने किसी बुक को लिया लाइब्रेरी से और उसने ये कहा कि आपका 3 डेज के लिए जो चार्जेज है 5 रुपीज़ चार्ज है। अगर 3 डेज आप पढ़ करके उसको रिटर्न कर देते हो तो 5 रुपीज़ देने हैं, और फिर अगर उसके बाद एक्स्ट्रा अगर आप उस बुक को रखते हो तो उसके पर डे चार्ज 1 रुपीज़ पर डे चार्ज लगेंगे। तो सपोज करो कि आपने इस तरह से 7 डेज उस बुक को रखा अपने पास, तो आपको कितने पैसे देने होंगे? तो 3 डेज के कितने देने होंगे? जो फिक्स चार्ज है 5 रुपीज़, तो 3 डेज और 7 डेज, तो 3 डेज अब कितने 4 डेज रह गए। तो 4 डेज के लिए पर 1 रुपीज़ पर डे देने होंगे, यानी 4 रुपीज़ और देना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल जो पेमेंट आपको 7 डेज का करना होगा वो फिक्स जो है 5 रुपीज़ और 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा, यानी 9 रुपीज़ देने होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है इसी तरह का है। तो इसके लिए हमें सपोज करेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज फॉर द 3 डेज, वो हम मान लेते हैं कि लेट, क्वेश्चन जब करेंगे लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज के लिए वो फिक्स चार्ज है 3 डेज, वो हमने मान लिया रुपीज X, ये फिक्स चार्ज है, ठीक है, फिक्स चार्ज। उसी तरह से जो एडिशनल चार्जेज है पर डे चार्ज, यहाँ पे लिखोगे कि पर डे चार्ज हमने माना रुपीज Y। तो ये एक्स और वाई के टर्म में आपको ये लिखने हैं। तो फिक्स चार्ज, अब यहाँ पे कह रहा है कि जो सरिता बुक को कितने दिन रख रही है, तो वो यहाँ पे बताया गया कि सरिता जो है वो बुक को 7 डेज रख रही है और इसके लिए उसने पेमेंट किया 27 रुपीज़। तो सरिता पेड रुपीज़ 27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर द 7 डेज। सरिता 7 डेज के लिए कितने रुपीज़ पे कर रही है? तो 27 रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सरिता फिक्स चार्ज, यानी उसे क्या देना होगा? एक तो फिक्स चार्ज देना होगा। तो 7 डेज के लिए, 3 डेज के लिए कितने रुपये चार्ज है? 1 रुपये चार्ज है। और बाकी जो है उसने जब 3 डेज, टोटल कितने दिन रखा उन्हें? 7 डेज। 3 डेज का उसने चार्ज दिया कितना? 1 रुपीज़। तो बचे कितने? 4 डेज बचे। अगर 7 से 3 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा?
4 डेज। तो पर डे जो चार्ज है, पर डे चार्ज वाई रुपीज़ है, तो 4 डे का चार्ज कितना हुआ, 1 डे का चार्ज वाई रुपीज़ है, तो 4 डे का 4 वाई होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 वाई। और इस तरह से उसने पेमेंट किया 27 रुपीज़। फिक्स चार्ज 100 रुपीज़ दिया उन्होंने, और 4 वाई जो है वो पर डे चार्ज दिया, तो टोटल चार्ज उन्होंने कितना दिया, 27 रुपीज़। ये इक्वेशन 1 आ गया आपका, ये इक्वेशन 1 आ गया। उसके बाद जो सुशी है वो 5 डेज के लिए, while the सुशी पेड द ₹21 फॉर द बुक केप्ट फॉर द 5 डेज। अब जो सुशी जो है वो 5 डेज के लिए 21 रुपीज़ पेड कर रही है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप लिखोगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो उन्होंने भी 3 डेज के लिए कितना पेड किया, 100 रुपीज़। अब 5 डेज में 3 डेज का तो उन्होंने दे दिया, तो बचे कितने डेज, 2 डेज और बच गए। तो 2 डेज के लिए 1 डे का वाई रुपीज़ चार्ज है, तो 2 डे का कितना हुआ, 2 वाई। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2 वाई। और इस तरह से उन्होंने टोटल जो चार्ज पेड किया 5 डेज का वो 21 रुपीज़ किया। ये इक्वेशन सेकेंड आ गए। अब ये जब 2 इक्वेशन आ गया तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो। किस मेथड से सॉल्व करने हैं, तो मैंने बताया था एलिमिनेशन से, क्योंकि ये चैप्टर ही एलिमिनेशन का है, ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन का है, तो इनको एलिमिनेशन से करना। अब एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन, देखो ये कोफिशिएंट दोनों के इक्वल है, इसके भी 1 है, इसके साइड भी 1 है, तो दोनों का सेम कोफिशिएंट है। तो इनको सिर्फ सब्ट्रैक्ट अगर कर दोगे तो ये आपका y की वैल्यू आ जाएगी, y का वैल्यू 1 में रख दोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ से लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब लिख लो 2 वाले 1 को लिखने हैं, तो 1 क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27, और उसी के नीचे लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू 21, और एक लाइन देंगे। मैंने बताया साइन चेंज करने, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करेंगे, प्लस क्या होगा, माइनस हो गया, यहाँ पे ये साइन हो गया। देखो ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल होंगे। यहाँ पे 4y प्लस में है, ये 2y माइनस में है, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2y आएगा। जब इसको आप यहाँ से माइनस करोगे तो 7 से 1 चला गया तो 6 आ गया, और ये 6 आ गया। देयरफॉर y इक्वल टू जब आप लिखोगे तो 6 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 आ गया, यानी y की वैल्यू आ गई आपके। अब इस y का वैल्यू किसी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में रख लो या इक्वेशन 2 में रख लो, तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। 1 इक्वेशन में वैल्यू रख दो, तो 1 क्या है, x और प्लस 4, और y की वैल्यू हमें रखने हैं 3 रखा, और इक्वल टू 27 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ x और ये कितने आ गए, 12 इक्वल टू 27, देयरफॉर x इक्वल टू 27 माइनस 12 इक्वल टू, माइनस करोगे तो ये 5 आ गया, यानी ₹50। तो इस तरह से आपको क्या मिला, x का वैल्यू आ गया, और x क्या था, फिक्स चार्ज है। तो फिक्स चार्ज 3 डेज का फिक्स चार्ज कितने रुपीज़ दिया उन्होंने, 15 रुपीज़ दिया, और पर डे जो चार्ज था वो पर डे चार्ज कितने लिखे, 3। तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो 4 डेज का जो है इस तरह से उन्होंने 50 रुपीज़ और 4, तो ये हो गया कितने, 12। तो दोनों को जब प्लस करोगे तो 27 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें लिख देना देयरफॉर फिक्स चार्ज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹15, और पर डे चार्ज जो हमने माना उसको लिखना, पर डे चार्ज इक्वल टू
₹3 ये आ गया। तो ये 2 आंसर आपका निकल गया। ये लास्ट क्वेश्चन जो था ये हमने करा दिया, लास्ट पार्ट। अब नेक्स्ट जो हैं आपको करने हैं ठीक है। अब एक्सरसाइज इसको आप नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज 3.5 शुरू करेंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, नेक्स्ट एक्सरसाइज अब शुरू किया जाता है। एक्सरसाइज 3.5 करने हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, infinitely many solution, in case of there is a unique solution find it। देखो ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको इक्वेशन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन से नो सॉल्यूशन है और किनके इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो इसके पहले मैंने बताया था कि कंडीशन जो बताए थे कुछ याद करो एक बार, कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये कंडीशन किसके लिए था? नो सॉल्यूशन के लिए। ये था नो सॉल्यूशन के लिए, नहीं, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए। क्या है, किसके लिए होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये यूनिक सॉल्यूशन का था कंडीशन। दूसरा अगर आता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 अगर हो रहा है तो इसके लिए था कंडीशन मेनी सॉल्यूशन का। ये कंडीशन क्या है? मेनी सॉल्यूशन का। ये कंडीशन था मेनी सॉल्यूशन का। और अगर इस तरह के आते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन जो दिए गए हैं वो नो सॉल्यूशन के लिए दिए गए हैं, नो सॉल्यूशन। तो ये 3 कंडीशन आपको दिमाग में रखना है जब इस क्वेश्चन को करोगे। एक्सरसाइज 3.5 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पार्ट को करने के लिए यूनिक सॉल्यूशन मतलब 1 सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है, मैनी सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है और नो सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन है। अब इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.5 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको इक्वेशन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा मैनी सॉल्यूशन है और कौन सा नो सॉल्यूशन है। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है तो उसके वैल्यू निकालने हैं और अगर मैनी सॉल्यूशन है तो नहीं निकालने हैं और नो सॉल्यूशन है तो भी नहीं निकालने हैं। यानी हमें इस कंडीशन में उसके वैल्यूज क्या हैं वो हमें निकालने हैं। बाकी इन दोनों में हमें सिर्फ लिख देना है कि इक्वेशन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चंस को अब शुरू करते हैं। ये कंडीशन आपको याद रखना है, पहले भी लिखा है हमने, इसको आप नोट कर लेंगे। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो करेंगे इसमें इक्वेशन आपको दिया गया है x माइनस 3y माइनस 3, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 9y और माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें आपको क्या लिखना है, a1/a2 की क्या वैल्यू होगी, तो a1/a2 यहाँ से निकालोगे। a1 देखो क्या है, x का कॉफिशिएंट, इसका x कॉफिशिएंट
कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो लिखेंगे यहाँ 1 बाई और A2 क्या है 3, ये आया। B1 अपॉन B2 आप लिख लो यहाँ पे, B1 अपॉन B2 देखो y के जो कॉफिशिएंट है वो लिखने हैं, ये B1 है और ये B2 है, तो B1 है -3 और B2 है -9। इसको जब आगे सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, ये भी क्या आ गया 1/3, B1 अपॉन B2 भी 3 है। C1 अपॉन C2 जब आप निकालोगे तो C1 ये है, यानी ये -3 और यहाँ -2, इसको कैंसिल कर दिया तो 3/2 आ गया। अब इसको देखो, अब क्या कंडीशन क्या मिला, इससे क्या मिलेगा, देयरफॉर आप लिखोगे कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू है, देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू और B1 अपॉन B2 की वैल्यू सेम है, देखो ध्यान से सेम है 1/3, तो B1 अपॉन B2 और A1 अपॉन A2 क्या है, इक्वल है, और बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 का वैल्यू क्या है 3/2, तो यानी C1 अपॉन C2 के ये इक्वल नहीं है। इसको देखने से A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू द B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये हमने लिख लिया। अब ये कंडीशन किसके लिए है, तो ये कंडीशन हमने बताया था नो सॉल्यूशन के लिए है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर पेयर ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख देना है कि देयरफॉर हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर आंसर में लिख देना देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, और बस इतना ही छोड़ देना है, हैज नो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया ये? तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस हो गया। दूसरा करेंगे इसी तरह से, हाँ, अगर ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसको आप नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही करना है। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट, सेकेंड में देखो, सेकेंड में दूसरा जो इक्वेशन दिया गया है 2x प्लस वाई, देखो 2x प्लस वाई इजकल टू 8, 2x प्लस वाई इजकल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन दिए गए हैं 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इजकल टू 8, ये दो इक्वेशन दिया गया। इन्हें भी उसी तरह से चेक करना है कि क्या जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके यूनिक सॉल्यूशन है या मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, पहले तो ये चेक करेंगे। उसके लिए हम फिर फाइंड करेंगे A1 अपॉन A2। आप देखो A1 अपॉन A2 क्या दिख रहा है, साफ दिख रहा है, A1 2 है और B1 3 है, तो ये आ गया। B1 अपॉन B2 लिखोगे यहाँ, तो ये इसका कॉफिशिएंट 1, ये 1/2 आ गया, सही है। C1 अपॉन C2 भी लिख सकते हो, ये आ गया 5/8 आया। अब इनको देखने से क्या पता चला, देयरफॉर आप क्या लिखोगे कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये कंडीशन है। ये कंडीशन किसके लिए है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। तो यूनिक सॉल्यूशन अगर आता है तो हमें वो सॉल्यूशन को फाइंड करने हैं, वो वैल्यू हमें निकालने हैं। तो ये यूनिक सॉल्यूशन लिख करके और फिर इसको हम फाइंड करेंगे, और इसको निकालने का जो मेथड है उसको हमें यूज करना है। इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम आज सीखेंगे कि किस तरह से इसको करते हैं। तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप लिख दोगे कि इक्वेशन जो है हैज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ द, हाँ, तो यहाँ पे लिखना है कि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे लिख दो देयरफॉर पेयर ऑफ
लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। अब जब यूनिक सॉल्यूशन आ गया यानी हमें इसको फाइंड करने हैं। यूनिक सॉल्यूशन अगर आता है तो हमें इसे फाइंड करने हैं। अब ये आ गया। अब सॉल्यूशन हमें जब निकालना है तो देखो कैसे निकालते हैं। एक तो यहाँ एक पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट हमें करने हैं कि इसके सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ आप इस तरह से सबसे पहले क्या करोगे कि देखो इस तरह से लिखना, देखो इसके कॉफिशिएंट y के कॉफिशिएंट से शुरू करेंगे। अगर हमें x का वैल्यू लिखना है तो उसके लिए कहाँ से शुरू करना है। देखो ये y 1 है और इसका कॉफिशिएंट 2, ऐसे लिख लिया करो 2। फिर ये 5 लिखना है और 8 लिखना है। देखो ध्यान से, हमें x की वैल्यू निकालने के लिए x अपॉन, यहाँ पे हमें x के अपॉन में लिखना है इस तरह से। तो क्या लिखेंगे उसके इसके अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ से ऐसे करोगे क्रॉस, देखो ये, यानी इसको इससे क्रॉस करने हैं और इसको इससे करने हैं। अभी बताता हूँ मैं। फिर दूसरा, जब अगर आप y लिखोगे तो क्या करने हैं। देखो y के लिए यहाँ अब 5/8 हो गया तो इसके बाद ये वाला 3/2 और 3 को लिखना है। यहाँ पे लिखोगे 2 और ये 3 लिखा। देखो 2 और 3 लिखा। और जो थर्ड टर्म है ये फिर 1/1 और 2 यहाँ पे लिख देना। जब ये 1 के लिए लिखोगे, यहाँ पे देखो क्या है, ये इस तरफ अगर है तो यहाँ पे हमें -1 के लिए लिखना है। -1 के लिए क्या लिखोगे, वो लिखोगे 1 और 2। देखो इसको मैं फिर से समझाता हूँ, 1 और 2। देखो ध्यान से, इनके लिए क्रॉस करने हैं। देखो इस तरह से ऐसे, ये एरो का क्या मतलब है मैं बता रहा हूँ अभी। फिर इसको करना है, इसको इससे और इसको इससे करना है। देखिए इसको आप फिर से समझो। ये आपका इक्वेशन है, हमने क्या निकाला, यूनिक सॉल्यूशन निकाल लिया। भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन होंगे यूनिक सॉल्यूशन होंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया कि अगर ये लीनियर सॉल्यूशन पेयर ऑफ यूनिक सॉल्यूशन है तो आप इसके सॉल्यूशन को फाइंड करो, यानी आपको x और y की वैल्यू निकालनी। तो x और y की वैल्यू इसे हम सब्स्टिट्यूशन से भी निकाल सकते थे और हमने एलिमिनेशन भी पढ़ा, उससे भी निकाल सकते थे। लेकिन जो एक और जो मेथड है, 3 मेथड है सॉल्यूशन को निकालने के लिए। पहला सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा है, एलिमिनेशन भी पढ़ लिए इसके पहले वाले एक्सरसाइज में। अब जो इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हमें जानना है। तो इसके लिए हमें कैसे सॉल्व करने हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो बताया गया कि सबसे पहले इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। यहाँ x लिखा, फिर y लिखा, देखो x लिखा, y लिखा और फिर इसके लिए -1 लिखा यहाँ पे। और फिर क्या करना है हमें, तो अब देखो यहाँ पे जब x है तो x वाले को नहीं लिखना है, यहाँ y के कोफिशिएंट को दोनों को लिखा गया है। y के कोफिशिएंट यानी इसमें y का कोफिशिएंट 1 लिखा, इसके y के कोफिशिएंट को 2 लिख दिया। फिर जब इनका लिख लिया तो अब ये लिखना है, ये 5 और 8। देखो इसके बाद हमने ये 5 और 8 लिखा। फिर क्या लिखा, जब 5 और 8 हमने लिख लिया तो फिर यहाँ से शुरू करना, 2 और 3 लिखा। देखो 2 और 3 लिखा। फिर जब 2 और 3 लिख लिया तो फिर इसके कोफिशिएंट को लिखा, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका कोफिशिएंट 2, ये 1 और 2 लिख लिया। तो ये x के लिए हुआ, ये चारों किसके लिए हुआ, x के लिए हुआ, ये y के लिए हुआ और ये -1 के लिए हुआ। यानी आपको यहाँ पे लिखना x अपॉन में, y अपॉन में और इक्वल टू -1 अपॉन में। ये देखो इस तरह से लिखना। तो अब हमें x अपॉन में क्या लिखेंगे, इसको देख के लिख लेंगे। x के लिए ये चारों का यूज करना है, y के लिए इनको यूज करना है, ये 4 का यूज करना है, और -1 के लिए इनका यूज करना है। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया ऐसे। क्या लिखा फिर से समझ लो। x के लिए क्या लिखा, x के लिए इसका कोफिशिएंट 1 2 लिखा, 5 8 लिखा। देखो फिर जो है y के लिए ये तो है ही, फिर y के लिए
यहाँ से शुरू किया, फिर इसके बाद कौन सा लिखा, 2 3 लिखा, फिर यहाँ 1 और 2 लिखा। ये हर एक क्वेश्चन में आपको इस तरह से करना है। एक बार करोगे, एक बार 2 बार आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। ठीक है। अब x अपॉन में कैसे लिखते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से देखो शुरू, क्रॉस क्या है, इधर की ओर जा रहा है, यानी 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 8 ही आएगा। माइनस लिखोगे, यहाँ फॉर्मूला का माइनस है। अब 1 को 8 से किया, आप किससे करेंगे, 2 को 5 से करेंगे। देखो ऐसे जा रहा है, तो 2 को 5 से किया तो 10 आ गया। ये आ गया x के अपॉन में। जब हमें y के अपॉन में करने हैं तो कहाँ से देखो शुरू करेंगे, क्रॉस कर रहे हैं, इधर की ओर जा रहा है एरो का साइन, यानी 5 को 3 से करना है। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 15 आ गया। फिर माइनस तो लिखने हैं, फिर क्रॉस देखो यहाँ से इधर की ओर जा रहा है, यानी 8 को किससे करेंगे, 2 से। तो 8 को 2 से किया, क्या आएगा, 8 2 जा 16 आ गया। अब उसी तरह से जब -1 को लिखना है तो कहाँ से शुरू करना है, ये दो क्रॉस इधर की ओर जा रहा है, तो 2 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो 2 को 2 से किया तो 4 आ गया। और माइनस लिख करके 3 को 1 से करेंगे तो ये 3 आ गया। देखो इस तरह से आ गया। तो हमने x के अपॉन में लिख लिया, y के अपॉन में लिख लिया और -1 के अपॉन में लिख लिया। अब इसके नेक्स्ट जो स्टेप होंगे, तो x अपॉन में 8 से जब 10 माइनस करोगे तो ये -2 आएगा। उसी तरह से यहाँ y के अपॉन में जब करोगे तो ये -1 आएगा। ठीक है। उसी तरह से जब इनको सॉल्व करोगे तो -1 अपॉन में 4 से 1 चला गया, 3 चला गया, तो ये 1 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, हमें x जब फाइंड करनी है तो x को जब निकालने हैं तो इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को किससे करेंगे, इसके साथ। तो -2 को जब 1 से करेंगे तो x का जो वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, इनको क्रॉस कर देना है। जैसे x को 1 के साथ क्रॉस करेंगे तो x ही आएगा मल्टीप्लाई, और -2 को जब -1 से करेंगे तो -2 को जब -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। यानी x की वैल्यू के, x का वैल्यू निकालने के लिए इनका और इनका यूज करना है। x की वैल्यू निकालने के लिए ये और ये यूज करना है। y की वैल्यू निकालने के लिए इनको और इनको यूज करना है। y की वैल्यू निकालने के लिए इनको और इनको यूज करना है। तो जब इनको यूज करना है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। y को 1 से करेंगे तो क्या मिला, देयरफॉर y इक्वल टू, y को 1 से किया तो y आया, और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y का वैल्यू 1 आ गया। यही सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से ये जो सेकेंड क्वेश्चन था, तो इनका वैल्यू आया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया। इसी को आप लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हमें करने हैं। इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट में क्वेश्चन आप कोशिश करना। देखो ये बताया, थर्ड का उसी तरह से हमें चेक कर लेने हैं और देखने हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन होता है या मैनी सॉल्यूशन होता है या नो सॉल्यूशन होता है। तो मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन के लिए हमें सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें लिख देना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर यूनिक सॉल्यूशन आता है तो ये स्टेप भी आपको निकालना है। यहाँ के बाद जो है ये स्टेप निकालना है, x और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो x और y की वैल्यू किसके लिए निकालनी है, तो आपको जब कंडीशन आएगा यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको x और y की वैल्यू भी निकालनी है। तो इस तरह से जो है एक्सरसाइज जो है 3.5 का मैंने 2 क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट जो है मैं नेक्स्ट आगे वाले जो वीडियो में मैं इसको कराऊंगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।